अनुज माथुर जी हैं। हमारे साथ भारतीय सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी हैं और स्टूडियो में हमारे साथ भारतीय सेना से रिटायर्ड कर्नल DS गुर्जर साहब हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल DS गुर्जर साहब हैं। कर्नल साहब, बाइडेन पहुंचे। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि बाइडेन इजराइल को समर्थन करने पहुंचे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या वाकई में एक बात ये भी कही जा रही है कि बाइडेन साहब उस चीज को समझ रहे हैं कि इजराइल जिस तरीके से आक्रामक हो रहा है तो चीजें कहीं हाथ से फिसल ना जाएं, क्योंकि उधर अरब ममालिक भी जो है वो बार बार ये उस तरफ से संकेत आ रहे हैं कि एक हो जाओ, एक हो जाओ। आपको लगता है कि बाइडेन साहब दोनों काम करने के लिए गए हैं, ये जताने के लिए भी गए हैं कि अमेरिका बिल्कुल साथ खड़ा है, लेकिन इजराइल को समझाने के लिए भी गए हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखें? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं जो ये अभी चल रहा है इसको लेकर के, जिन लोगों के निर्दोषों की हत्या हुई है, जिनके साथ बर्बरतापूर्वक इन हमास के उग्रवादियों ने, दरिंदों ने जो काम किया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और दुनिया भर से ये गुजारिश करूंगा कि आज जिस प्रकार से आप इन दरिंदों का, कुछ लोग हिंदुस्तान में, कुछ लोग भाईचारे के नाम पर जो भी है इसका समर्थन कर रहे हैं, मेरा ये मानना है अगर आप बोए पेल बबूड़ के तो आम कहां से होंगे, तो एक दिन आपको भी काटेंगे। सबसे पहले इंसानियत का कत्ल हुआ है और हमें ये देखना चाहिए। अब जैसे आपने पूछा कि बाइडेन साहब आज आए हैं वो चर्चा में, उससे पहले आपकी इजाजत चाहूंगा अभिषेक जी, थोड़ा सा एक दो चीजें मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो छूट गई बताना चाहूंगा। देखिए, सीधी सी बात है कि जिस प्रकार से ये इजराइल जिसको हम कह रहे हैं, ये यहूदियों की चर्चा जो कर रहे हैं, यहूदी बहुत पुराने इस दुनिया के अंदर एक धर्म के नाते से, जिसको जुडाइज्म कहते हैं, ये करीब 3000 वर्ष से ज्यादा पुराने लोग हैं। और ये जो धरती का टुकड़ा है जिसको आज हम कह रहे हैं, रिसर्च के माध्यम से कोई भी आदमी आकर के डिबेट कर सकता है, ये पैलेस्टीन शब्द भी उस समय मौजूद था, पर पैलेस्टीन जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये मैं बताना चाहूंगा कि जब इस्तेमाल हुआ था, जो बाइबल के अंदर भी जिक्र आता है, कुरान में भी जिक्र आता है, तो ये उन लोगों के लिए था जो ज्यूज जो वहां पर रहते थे। तो ये जो चर्चा कर रहे हैं, जो जिनको आदत है इतिहास में नहीं पढ़ने की और 1948 के चश्मे से पूरी दुनिया को देखते हैं, तो भाई साहब जरा इतिहास में जाइए और देखने की कोशिश कीजिए। जैसे स्पेशली भारत में ज्यादा बीमारी है, जो भारत अपने आप को जो इंडिया इंडिया करते रहते हैं, जो कुछ इस तरह की चर्चाएं करते हैं इतिहास में, क्या 47 के चश्मे से जो भारत को देखते हैं, कभी भारत को समझ ही नहीं सकते। तो ये मेरा एक कहने का एक तात्पर्य इसमें यह था कि इतिहास, ये इलाका बिल्कुल इन्हीं का है, ज्यूज का है। इतिहास में किस तरह पलटी मारते चले गए, किस तरह इनकी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आ गए। लेकिन कर्नल साहब जी, अब वो प्लॉट किसी का भी रहा बिल्कुल, लेकिन जो लोग बसे हुए हैं उन्हें समंदर में तो नहीं फेंक दिया जाएगा। तो जैसे मैंने तो निकालना ही पड़ेगा, रहना तो इसी धरती पे सभी। मेरे से पहले जैसे एक चर्चा की कि भाई मैंने ये बताया 3000 वर्ष पूर्व ये ज्यूज की जगह थी, और ज्यूज के बाद यहां क्रिश्चियन आए, क्योंकि जो क्राइस्ट है, जिनको हम क्रिश्चियन अपना भगवान मानते हैं, उनका जन्म वो ज्यूज परिवार में हुआ था, और उनको जिस प्रकार क्रूसीफाई किया था वो भी कहते हैं किसी ज्यूज के द्वारा ही किया गया था। और उसके बाद इस्लाम तो 600 BC में आया, 625 के आसपास आया है। और ये समझना पड़ेगा कि जो आज ये चर्चाएं करते हैं बहुत सारी, उनका टेंपल 1 और टेंपल 2 जो तोड़ा गया है 72 AD में, चर्च क्रिश्चियन क्राइस्ट के जन्म के पश्चात, और रोमन्स ने तोड़ा। उसके बाद 600 सदी के अंदर इस्लाम का आगाज होता है। ये जो ये मुस्लिम आक्रांता थे, उन्होंने जाकर के उनको वहां से खदेड़ा है। तो इतिहास कुछ इस तरह है। मैं आज भी कहता हूं ये ज्यूज की धरती है, और इसके बाद जो भी इनके तरह विचारधारा के लोग आए सबकी है। तो वो सवाल पर जो पैलेस्टीनियन जिसको कहा जाता है, उसका मुख्य हिस्सा ज्यूज है, ये देश को जानना चाहिए, और ये आपके जो दर्शक है उनको भी समझना चाहिए, इतिहास में जाके देखना चाहिए। अब यहां से बाद में आता हूं जो 48 की जो चर्चा हम कर रहे हैं कि देखिए, यूनाइटेड नेशन हो या उस समय की जो परिस्थिति थी, वो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जर्मनी और रशिया दो ये अलग अलग गुटों में थे साहब। जर्मनी हार जाता है और यूरोप ने, अमेरिका सॉरी इसने, ब्रिटानिया ने क्या किया, जीतने के लिए इनको ओटोमन एम्पायर के खिलाफ इनसे आग्रह किया, क्योंकि ज्यूज पूरे दुनिया में बड़े ताकतवर थे इकोनॉमिकली, इंटेलिजेंस वाइज। तो उनको समर्थन लेने के लिए उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा समर्थन करेंगे और हम तुमको एक अलग स्टेट दे देंगे। ऐसा करके वो एक सिचुएशन बनी।
और उससे होता है क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार जाता है। हारने के पश्चात सबका एक माहौल बन जाता है, क्योंकि उस समय तक ये सारे 600 सदी के अंदर इनको पूरे दुनिया में खदेड़ दिया गया साहब। इनके साथ वो हुआ है जीनोसाइड कि वो बेचारे अपनी जगह मुश्किल से 15-20% बचे, बाकी दुनिया में फैल गए। और सबसे बड़ी बात है, इनके फेवर में उस समय तक कोई नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में भी, पर हिटलर ने जिस तरीके से वो बदले की भावना से कि पहले विश्व युद्ध में इन लोगों ने दुश्मन का साथ दिया और उनके साथ हुआ, एक दुनिया में माहौल बना जिसके फलस्वरूप इजराइल का एक ये जन्म होता है जो 48 में। और उसके अंदर देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जब जन्म होता है यूएन दोनों को कहा कि भाई 44% ले लो, 40 एक ले लो, और जो इनका जेरूसलम का इलाका है वो कंट्रोल करेगा। और देखिए जिनको हम आज यूज कहते हैं, जिनको इजरायलीज कहते हैं, उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार किसने नहीं किया? जो बाकी जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, अरब कंट्रीज नहीं। देखिए अरब कंट्रीज ये सब देखिए, लीपापोती मेरे को नहीं आती है, प्लीज लेट मी से व्हाट आई वांट टू से। सच्चाई ये है, अरब ने, अरे ज्यूज को हटा दो तो अरब में बचा कौन सा? कोई नहीं बचा। क्रिश्चियन तो एक दो है, बाकी सारे मुस्लिम है। तो ये लोगों ने कभी भी नहीं चाहा कि हम इनको पैलेस्टीन को बनने दें। देखिए साहब ये ऐतिहासिक तथ्य है। और आपको याद है अभिषेक जी, 15 जून 1948 के दिन इजराइल ने तो मान लिया, 16 को क्या करते ये देखिए आप, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया और इवन इराक की कुछ मिलिट्री यूनिट्स ने मिलकर के हमला किया कि नहीं, इनको पैलेस्टीन नहीं बनने देंगे। ये पता नहीं दुनिया क्यों नहीं समझ पा रही है। और एंड में होता क्या है, कब्जा कर लेते हैं पैलेस्टीन के इलाके पर, और ये कटघरे में चली जाती है। लगातार यही तो होता रहा, 67 में भी यही हुआ। और अभी जो हुआ है 7 अक्टूबर को, बिल्कुल वो घटना तो पीछे रह गई, लेकिन अब भी वही धमकियां आ रही हैं। यस, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ रिटायर्ड में जल्दी से देखिए जो प्रेजेंट जो चल रहा है इसके अंदर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, पर मुख्य बिंदु क्या है? आज के दिन इजराइल का किसी भी तरीके से दुनिया में जो लोग हैं, ये जितने भी चारों तरफ इर्द गिर्द जो देश है ना, वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। बिना मिलकर के भी वो सारे मिल जाए तो भी नहीं कर सकता। आज इस प्रकार से बाइडेन साहब ने आकर के क्लियर कहा है कि मैं इजराइल के साथ हूं और इजराइल ने यह हमला नहीं किया हॉस्पिटल के साथ। बॉर्डर जो है हमारे लगे हैं, और जिन दो देशों का जिक्र धीमान साहब कर रहे थे कि इस मामले में सक्रिय हैं, उसमें से एक तो बिल्कुल ही हमसे लगता ही है, चाइना। आपको क्या लगता है? क्योंकि पाकिस्तान भले ही आर्थिक रूप से जर्जर हो, लेकिन उनकी गतिविधियों में कोई कमी भले ही आ गई हो, लेकिन उनकी सोच में तो कोई कमी आई नहीं है। नहीं, आपका बहुत सवाल, मैं एक अच्छा सवाल मानता हूं, और इसमें मैं थोड़ा सा इससे पहले हूं कि भारत की प्रतिक्रिया और हमें क्या इस पे डील करना चाहिए, उससे पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि देखिए जैसे अभी मेरे से पहले वक्ता बता रहे थे, चीन, रूस, ईरान एक तरफ है, एक तरफ अमेरिका, और इजराइल शायद हो सकता है, मैं मोहरा नहीं कहूंगा, इजराइल इसका मुख्य बिंदु केंद्र है। नाउ इसके अंदर होता क्या है कि जिस प्रकार से रूस गिरा हुआ था यूक्रेन से, चीन गिरा हुआ था कोरोना के दौर में इस इल्जाम से कि उसने कोरोना फैलाया, और ईरान आज भी अमेरिका के शाफ ईरान के हटने के बाद जो ये प्रेजेंट लोग बाग हैं, ये सारे अमेरिका के दुश्मन है, और एक तरह इकट्ठे होकर के ये एक मौका ढूंढ रहे थे किसी तरीके से अमेरिका को यहां करने के। मेरे से पहले जैसे बताया कि अमेरिका ने क्या क्या युद्धपोत और क्या क्या ला करके कहां जमावड़ा इकट्ठा कर दिया है, ये सारा एक बदलते हुए परिपेश का एक है कि बाइपोलर वर्ल्ड हो चुका है। एक तरफ अमेरिका और बाकी तीन तरफ इसके मुख्य दुश्मन है जो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बैकग्राउंड के साथ मैं आता हूं। देखिए भारत से सीखने की हमारे परिप्रेक्ष्य में क्या है, इजराइल का अगर हम देखें, आज जो जमीन का टुकड़ा है वो 41 किलोमीटर बाई 6 से लेकर के 10 किलोमीटर के एक पट्टी को लेकर के जो 350 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और अगर इसको लेकर के दुनिया में इतना त्राहिमाम बचा हुआ है, तो क्या हमें सबक लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए भारत को। पहली चीज तो जो ये हमला हुआ इसके ऊपर, इस हमले का एक बिंदु है जो मैं देश के सामने लाना चाहूंगा, और अभी तक मेरे से पहले मैंने कहीं देखा नहीं आता हुआ। वो ये, अगर आपको याद हो कि ये जो इनके प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं इजराइल के,
इन्होंने चुनाव जीत करके इनकी अनस्टेबिलिटी चल रही थी गवर्नमेंट की, राइट, और अनस्टेबिलिटी के अंदर इन्होंने एक कानून लाने का कोशिश की थी जहां इनकी जुडिशरी से इनकी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, और उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि पता नहीं न्यूज में किस तरह आगे नहीं आया, बहुत सारे इनके सैनिक जो ईयरली और जो टाइम टू टाइम सेना में जाते हैं उन्होंने जाना बंद कर दिया था कुछ करीब 6 महीने से, ऐसा देखने में आया था। मैं इसको क्यों कह रहा हूं? मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी देश की सेना के जो लोग हैं अगर उनका मोरल डाउन है, उनकी समस्याओं पे सरकार इसलिए ध्यान नहीं देती है कि अब कौन सा युद्ध हो रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हम सैनिकों से जुड़ी हुई समस्या को पॉलिटिकल रीजन से ओवरलुक करें और इसका कहीं ऐसा भुगतान हो, पहला भारत के नागरिकों के लिए और सरकार के लिए। दूसरा, मैं अब आपको, जैसे इसमें देयर इज नो डाउट इंटेलिजेंस फेलियर है, इजराइल का इंटेलिजेंस फेलियर है, पर मैं ये नहीं मानता अमेरिका जैसे जो 24 घंटे हम जो चर्चा कर रहे हैं उसकी भी वो सर्वेलेंस कर सकता है। हो सकता है उसने जानबूझ के इस चीज को कहीं इनसे छुपा के रखा हो। और देखिए साहब, बड़े लेवल के ऊपर जैसे सेना में कहते हैं ना, जब हम हमला करने जाते हैं, मेरी बटालियन लेके अगर मैं जाता हूं तो 2, 4, 10, 15 सैनिक को तो मैं तैयार हूं कि अरे तो होगा ही। तो उसी तरह इसको लेकर के अगर जो इंटेलिजेंस फेलियर है तो भारत की सरकार को और भारतीय सेना को ध्यान देना पड़ेगा। ये पठानकोट टाइप नहीं है। और लास्टली, जो भारत सरकार का जो इसको लेकर के रुख आया है बहुत क्लियर और एक अच्छा रुख है, जो मोदी जी ने पहले दिन क्लियर कर दिया, क्यों भारत सरकार ने क्लियर कर दिया कि भाई ये इस तरह के टेररिस्ट हमले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, न्याय होना चाहिए। और आज भी एक उनका विजिट के बाद बयान आया इस हमले के बाद कि भाई जिन्होंने ऐसा घिनौना अपराध किया है उनको कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। तो बहुत साफ अच्छा संकेत है, मैं मानता हूं। वक्त की विभीषिका उसके बावजूद उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी और वो तैयार हो गए। भारत में भी इस तरीके का बात होती रही है। एनसीसी एक हमारी विंग थी, लेकिन हम उसको उतनी गंभीरता से कभी हमने लिया नहीं। बीच में तो बिल्कुल ही उसको हमने एक तरीके से, आपको लगता है कि भारत युवाओं का देश है, इस तरीके की 3 साल की ट्रेनिंग जो है वो भारत जैसे देश में भी अब अनिवार्य की जानी चाहिए? जी देखिए, मैं आपसे बहुत इस विषय पे सहमत हूं, पर देखिए भारत एक अलग मुल्क है। इजराइल को भारत से जोड़ के नहीं देखा जा, इजराइल के 1 करोड़ पॉपुलेशन नहीं है पूरी, यहां हम दुनिया में 130 करोड़ हैं, और भारत की सेना इतनी सक्षम है, इतनी प्रॉपर अप्रोप्रिएट है, जिसके लिए मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति को करने का मौका वॉलंटियर कर सकते हैं कोई चाहे तो, पर उसके इजराइल की तरह कंपलसरी नहीं करे, ऐसा कंपलसरी तो मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, पर लेकिन यदि एक डिसिप्लिन लाना है, जो हम बार बार आरोप लगाते हैं अपने युवाओं पे कि इनके अंदर अनुशासन नहीं है, तो वो अनुशासन और एक नहीं, देखिए बहुत सही बात है। देखिए जो जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि भाई उन लोगों में एक इस तरह का जैसे ही मौका आया, देश के अंदर चरित्र निर्माण की बात है, जो मैं मानता हूं अंग्रेजों के कारण हमारे कहीं चरित्र में कहीं कहीं वो किले ठोक के चले गए। अब जैसे देश के ऊपर मुसीबत आती है तो वो सारे इकट्ठे हो गए। हिंदुस्तान में जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि वो हम हमला कर रहे गलवान में, और पीछे एक राजनेता लोग उन्हीं के दुश्मनों के साथ जाके मीटिंग कर रहे हैं। राजनेताओं को हम ही तो चुनते हैं ना, हम ही तो चुनते, वो आसमान से तो आते हैं। देश को राजनीतिक व्यक्तित्व के लोगों को ये कह करके माफ कर देना कि ये पॉलिटिशियन है इसलिए चलता है, मैं मानता हूं उनकी भी जिम्मेवारी हमें देश को सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और एक दूसरी बात इसके साथ मैं कहना चाहता हूं, ये क्योंकि हम तीनों सैन्य अधिकारी बैठे हैं और तीनों सैन्य अधिकारी रिटायर्ड हैं, हम डायरेक्टली ऑपरेशन, बट मैं देख रहा हूं कि देश के अंदर कुछ चंद एक सालों के अंदर हर सैनिक देश के साथ खड़ा है, देश खड़ा है, युवा खड़ा है, हर व्यक्ति खड़ा है, मीडिया खड़ा है, पर कुछ जैसे आपने कहा कि सही व्यक्ति और लॉयलिस्ट, अब वहां एक थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा कि सेना के साथ कुछ ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जिनको मैं देख रहा हूं कि सरकार किसी पार्टी की हो, सब अनदेखी कर रहे हैं। मैं आज ही देख रहा था जैसे कि बहुत सारे लोग आज भी एक डिसेबिलिटी पेंशन एक छोटा सा मुद्दा है पर हमारी भावना से जुड़ा हुआ है, मैं डिसेबिलिटी पेंशन नहीं लेता, पर क्या कारण है सरकारी तंत्र को कि डिसेबिलिटी पेंशन कम कर दो। दूसरी एक हमारी सीएसडी की फैसिलिटी होती है, अरे साहब क्या उसमें साबुन तेल फौजी खरीदता है, फौजी की बीवी खरीदती है, उसके पीछे पड़ गए, उसके भी कोटा देखिए मेरा कहने दी, उसका भी कोटा सरकार तक नहीं सरकार तक पहुंचाना चाहते हो। 2 चीज, और तीसरी चीज देखिए कि सैनिकों के हमारा एक सिस्टम है प्रमोशन का, एक हमारी तरीका आगे बढ़ने का, एक एनएफयू और 1 रैंक 1 पेंशन 10 साल हो गए, हर राजनीतिक व्यक्ति हमारे साथ हमारा सैनिकों का सम्मान करता है, पर उस सम्मान का क्या करें जिससे मनोबल टूट रहा है सैनिकों का। तो जो सैनिकों की समस्या
चाहें उनको कारपेट में सरकारें ना डालें। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टियों में देश से गुजारिश करूंगा, क्या आप चाहते हैं आपका देश का सैनिक सड़कों पे आए और यहां झंडे लेके घूमे कि हमारी समस्या समाधान करो, या चुपचाप उनका ध्यान देना चाहिए? क्योंकि देश सुरक्षित तभी रहेगा जब सेना का मोराल ऊंचा है। जैसे आपने कहा कि युवा ट्रेंड है, मोटिवेटेड है, तो मैं मानता हूं इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा जी हमें। जी।